सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर गति का प्रथम नियम समझ लिया। आज हम गति का द्वितीय नियम जो न्यूटन ने दिया था उसको यहां पर समझेंगे कि गति का द्वितीय नियम क्या है और उससे संबंधित कौन कौन सी घटनाएं हैं। और उसके बाद में अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे गति का तीसरा नियम। और ये जो न्यूटन ने गति के तीनों नियम दिए, ये तीनों के तीनों नियम बल को समझाते हैं कि बल आखिरकार क्या है। ये जो गति का द्वितीय नियम है, इसमें न्यूटन ने संवेग को काम में लिया, अर्थात द्वितीय नियम में संवेग की जो धारणा है उसको प्रस्तुत किया। तो पहली बात मैं साथ के साथ समझाता भी चल रहा हूं और यहां पर लिखता भी चल रहा हूं। तो यहां पर द्वितीय नियम में, गति के द्वितीय नियम में, गति के द्वितीय नियम, दूसरा नियम, गति के द्वितीय नियम में संवेग की धारणा, संवेग की धारणा को, संवेग की जो धारणा थी को न्यूटन ने प्रस्तुत किया। संवेग की धारणा को न्यूटन ने प्रस्तुत किया। अब बात यह आती है कि गुरुजी संवेग की धारणा को प्रस्तुत किया, इसका मतलब क्या है? देखो, मैंने आपको एक वीडियो डाला है संवेग और जड़त्व पहले, उसके अंदर मैंने आपको संवेग के बारे में सब कुछ समझा दिया था। संवेग को अंग्रेजी में भले ही मोमेंटम कहते हैं, लेकिन तुझे दर्शाते पीछे हैं। तेरा नाम अंग्रेजी में मोमेंटम, लेकिन दर्शाते पीछे हैं। और वेग के संग, वेग तेरे संग यदि द्रव्यमान राज्य है, उसी का नाम क्या है? संवेग। तो संवेग होता है P बराबर mv। और ये जो संवेग है, ये संवेग जो है ये बल का काम करता है। आप कहोगे गुरुजी संवेग बल का काम करता है, ये कैसे? जरा देखिएगा। एक तो आपके पास टेनिस की गेंद है और एक आपने कॉर्क की गेंद है। दोनों गेंदों को आपने समान वेग से फेंकी। बताइए, जब उनको अपन कैच करेंगे या पकड़ेंगे तो हाथ में ज्यादा बल या ज्यादा चोट किसके कारण लगेगी? आप कहोगे गुरुजी कॉर्क की गेंद से। क्रिकेट की कॉर्क की गेंद और एक टेनिस की गेंद है, दोनों को मैंने समान वेग से फेंकी और फेंकने पर जब उनको अपन पकड़ते हैं तो ज्यादा चोट किसमें लगती है? क्रिकेट की कॉर्क की गेंद में। करके देख लेना भले, करके देख लेना भाई, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो करके देख लो। अब आप चोट क्यों ज्यादा लगती है? क्योंकि कॉर्क की जो गेंद होती है उसका द्रव्यमान ज्यादा है, और द्रव्यमान ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में बल का प्रभाव भी ज्यादा है। अर्थात द्रव्यमान ज्यादा होने से संवेग ज्यादा, संवेग ज्यादा होने से बल का प्रभाव भी ज्यादा आएगा। अच्छा, दूसरी बात, एक खड़ा जो ट्रक है, खड़ा यदि कोई ट्रक है इतना भारी और वो खड़ा है तो वो कोई ज्यादा दुर्घटना नहीं करे, खड़ा है वो तो। लेकिन वही ट्रक यदि बहुत ही धीरे वेग से, माना 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है और चलता चलता किसी से टकराए तो वो तो दुर्घटना करेगा। तो इसका मतलब वेग जो है ये भी संवेग पर प्रभाव डालता है। वेग बढ़ने से संवेग बढ़ता है और संवेग बढ़ने से बल का प्रभाव भी क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे बंदूक की गोली, भले उसका द्रव्यमान कम है लेकिन उसमें वेग बहुत ज्यादा है, और वेग बहुत ज्यादा है तो एकदम टकराती है और वहां पर बल का प्रभाव भी क्या आ जाता है? ज्यादा आता है। तो कहने का तात्पर्य है द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग के कारण प्रभाव बनता है किसका? संवेग का। और संवेग हमेशा बल को डेवलप करता है, और इसी बात को गति के दूसरे नियम में लिया। तो पहला क्वेश्चन यहां पर बढ़ता है, गति के द्वितीय नियम में किसकी धारणा को प्रस्तुत किया गया? संवेग की धारणा को प्रस्तुत किया गया। अब बात यहां पर यह आती है गुरुजी, आखिरकार ये नियम क्या है? तो नियम क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर। नियम गति का दूसरा यह है कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। एक बार मैं लिखूं फिर उसके बाद मैं समझा रहा हूं। तो इस नियम अनुसार, अब मैं नियम को लिख रहा हूं, इस नियम अनुसार संवेग में, इस नियम अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। आरोपित बल, आरोपित बल के क्या होती है? समानुपाती। समानुपाती कोई अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। एक ही बात है, चाहे बोलो समानुपाती चाहे बोलो अनुक्रमानुपाती, तेरा एक ही मीनिंग है। तेरे भले ही दो दो नाम है लेकिन तेरा अर्थ एक ही होता है। तो इस नियम अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है, तथा, और लंबा, ये थोड़ा और लंबा करें इसको, तथा परिवर्तन की दर, तथा संवेग में परिवर्तन की दर
तथा संवेग में, संवेग ही है, तथा संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में होती है, बल की दिशा में होती है। ये आपकी गति का दूसरा नियम मैंने लिखा। तो वापस मैं एक बार बोलूं, इस नियम अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती अनुपाती होती है, तथा संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में होती है। अब देखो, संवेग को अपन लिखते हैं P से, और परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन के लिए फिजिक्स में सिंबल आता है डेल, ये त्रिभुज सा बनाते हैं डेल। तो संवेग में परिवर्तन, और माना ये जो संवेग में परिवर्तन हुआ, किसी का जो संवेग बदला उसमें माना कितना समय लगा, डेल टी। तो यहां पर मैं एक बात लिख रहा हूं, माना डेल टी समयांतराल में, माना डेल टी समयांतराल में संवेग में परिवर्तन डेल पी है। तो यहां पर मैंने क्या लिखा कि डेल टी एक कोई समय अंतराल है, कोई टाइम इंटरवल है। अंतराल का मतलब इंटरवल, अंतराल मतलब क्या होता है, इंटरवल। तो डेल टी समय अंतराल में संवेग में परिवर्तन कितना माना, डेल पी है। तो ये नियम क्या है, नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन कितना माना है, डेल पी। तो संवेग में परिवर्तन, ये रहा संवेग में परिवर्तन की दर का मतलब मैंने बताया था, हमेशा याद रखो, कभी भी दर बोले तो आप दे दो समय का भाग। तो बताओ संवेग में परिवर्तन डेल पी की दर, और बताओ समय परिवर्तन में कितना समय लगा, डेल टी। तो समय का भाग देते ही ये हो गया संवेग में परिवर्तन की दर का मतलब समय का भाग। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। बल को किसे लिखते हैं, एफ, उसकी क्या होती है, समानुपाती। तो अपन ने यहां पे लिख दिया, अर्थात एफ समानुपाती डेल पी अपॉन डेल टी। आप कहोगे गुरुजी खोलें इसको, तो खोलते यहां पर आता है एफ बराबर के, और ये हो गया डेल पी अपॉन डेल टी। अब यहां से आगे इस नियम को अपन क्या आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि बल क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। और खोलते हैं तो यहां पर कांस्टेंट क्या आता है, के आता है। अब आगे जो बात आती है बच्चे लाओ, आगे जो बात आती है कि जब गुरुजी इसको खोले तो होता क्या है, तो खोलने पर ये तो कांस्टेंट के आ गया, क्योंकि मैंने बताया था कि जब जब इस चिन्ह को खोला जाता है, जब जब खोला जाता है तब तब जन्म होता है, और इस चिन्ह को खोलने पर बराबर के का क्या हुआ, जन्म हो गया। अब यहां पर इसके आगे मैं इसको वापस लिख रहा हूं एक बार ऊपर, तो ये हो गया एफ बराबर के डेल पी अपॉन डेल टी। सुविधा के लिए शुरुआत में ही, सुविधा के लिए फॉर कन्वीनियंस, सुविधा के लिए शुरुआत में ही के को 1 मान लिया गया था। तो के बराबर 1, तो एफ बराबर हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल टी। इसीलिए बच्चों, कई बच्चे इस नियम को ऐसे भी बोलते हैं, कई ऐसे भी बोलते हैं, दोनों ही सही है। संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है, या संवेग में परिवर्तन दर बल के बराबर होती है। तो नियम का प्रारूप दोनों ही सही है, क्योंकि कांस्टेंट एक आया, तो इसलिए संवेग में परिवर्तन दर बल के समानुपाती होती है, या बल के बराबर होती है। संवेग में परिवर्तन दर बल के बराबर होती है। तो चाहे ऐसे समझ लो और चाहे ऐसे याद कर लो, और कैसे बोल दो, दोनों ही सही है। अब आप कहोगे गुरुजी ये नियम का प्रारूप तो आ गया एफ बराबर डेल पी अपॉन डेल टी, ये था नियम। अब जब इसको और थोड़ा खोलते हैं, और थोड़ा खोलते हैं, तब क्या आता है, तो खोलने के लिए थोड़ी जगह बना के नीचे, और ये मैंने खोला एफ बराबर डेल अपॉन डेल टी। पी का मतलब संवेग, संवेग तेरा सूत्र हम जानते हैं, पी बराबर क्या होता है, एम वी, द्रव्यमान गुणा वेग संवेग। तो पी की जगह मैंने लिख दिया एम वी। अब यहां पर क्या हुआ, एम द्रव्यमान कूद के बाहर आ गया, कांस्टेंट होता है द्रव्यमान, एम परिवर्तनीय, एम कूद के बाहर आ गया, अंदर बच गया डेल वी अपॉन डेल टी। तो देखो डेल वी अपॉन डेल टी, ये एफ बराबर ही चल रहा है, बराबर एम। और बताओ वेग में परिवर्तन, वी का मतलब वेग, डेल का मतलब परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, समय का मतलब दर, वेग में परिवर्तन की दर, समय का भाग जा रहा है ना, मतलब दर, वेग में परिवर्तन की दर। और बताओ वेग में परिवर्तन दर क्या होती है, त्वरण, त्वरण की परिभाषा यही है, वेग में परिवर्तन की दर, दर का मतलब ले नीचे समय का भाग, और त्वरण हो गया। तो बताओ गति के दूसरे नियम से आ गया एफ बराबर एम। मां से हमेशा बल मिलता है, सूत्र याद रहे, एफ बराबर एम ए को पढ़ेंगे तो मां, और मां से क्या मिलता है, बल मिलता है। तो इसलिए मां से हमेशा बल मिलता है, मां से हमेशा ताकत मिलती है। और यही कारण है कि मां का हमेशा हाथ हमेशा सिर पर रखवाना चाहिए,
परीक्षा देने जाओ या कोई भी काम करो, हमेशा माँ का आशीर्वाद, माँ का हाथ सिर पर अवश्य होना चाहिए। और क्यों? क्योंकि माँ से क्या मिलता है? बल। सूत्र आपको बताते हैं कि जिंदगी के अंदर करना क्या है, जीने के तरीके बताने लग गए सूत्र कि मां से हमेशा बल मिलता है। तो F बराबर एम ए, तो F बराबर एम ए जो फॉर्मूला आया ये गति के दूसरे नियम से आया। और ये गति के दूसरे नियम से जब F बराबर एम ए फॉर्मूला आया, यही कारण है कि गति का दूसरा नियम बल का सूत्र बताता है। पहले नियम ने बल की परिभाषा क्या है, बल का अर्थ क्या है, बल का तात्पर्य क्या है बताया था, और गति का दूसरा नियम तूने तो आज बल का सूत्र बता दिया। तो अगली बात है यह नियम, अगली बात बता रहा हूं, यह नियम बल का सूत्र, यह नियम बल का सूत्र ऑब्लिक मान, सूत्र ऑब्लिक मान ऑब्लिक परिमाण ऑब्लिक मात्रा, तेरे कोई से भी नाम आ जाए सब सही है। यह नियम बल का सूत्र या मान या परिमाण या मात्रा बताता है, ताता बताता। तो इस नियम से बल का सूत्र पता चलता है या मान पता चलता है या परिमाण, कि बल का परिमाण होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर। या बल की मात्रा क्या होती है, बल की क्वांटिटी क्या है, कितना होता है बल की क्वांटिटी, बल की क्वांटिटी होती है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, अर्थात द्रव्यमान और त्वरण तेरे गुणनफल को बल की मात्रा है, बल का मान कहते हैं। तो सूत्र कह दो, चाहे मान कह दो, चाहे परिमाण कह दो, चाहे मात्रा कह दो, तो यह नियम बल का सूत्र मान परिमाण मात्रा बताता है। अच्छा, अब यहां पर बात आती है, और ये जो त्वरण है, त्वरण की दिशा हमेशा किसकी दिशा में होती है, बल की दिशा में। बल भी सदिश है और त्वरण भी सदिश है, तो बताओ त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। अब यहां पर बात आती है कि गुरुजी ये जो सूत्र आया F बराबर एम ए, तो F बराबर एम ए सूत्र आया गति के दूसरे नियम से F बराबर एम ए। यहां पर यदि मैं m बराबर 1 किलो मान लू और a बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रक है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह दो, या यूं भी कह देते हैं त्वरण a बराबर 1 मीटर सेकंड माइनस 2, क्योंकि मात्रकों को ऐसे नीचे लटकते नहीं छोड़ते हैं, ऊंचा करके तो ऐसे ज्यादा सही रहता है, गलत ये भी नहीं। तो मीटर बटे सेकंड स्क्वायर कह दो, मीटर सेकंड माइनस 2। बताओ इन दोनों को मैं एक एक लूं तो बताओ बल भी कितना हो गया, 1 न्यूटन, और यहीं से 1 न्यूटन की परिभाषा बढ़ गई। 1 न्यूटन की परिभाषा, तू भी एक, तुम दोनों एक, तो तुम्हारा गुणनफल भी एक, और ये F बराबर 1 न्यूटन आ गया। बताओ 1 न्यूटन बल की परिभाषा क्या है, तो आगे मैं लिख रहा हूं 1 न्यूटन बल की परिभाषा। 1 न्यूटन बल तेरी भाषा और तेरी भाषा को बांधने वाली परिभाषा। 1 न्यूटन बल की परिभाषा क्या है, 1 किलो का पिंड, 1 किलो का लिया ना बस, 1 किलो का पिंड यदि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से चल रहा है, यदि 1 किलो के पिंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है, तो पक्का है उस पर जो लगाया है ना, क्या लगाया है, बल, वो कितना न्यूटन होगा, 1 न्यूटन। मतलब यदि कोई 1 किलो का पिंड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रहा है, तो पक्का मानिएगा कि उस पर जो लग रहा है ना बल, वो कितना है, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन बल की परिभाषा क्या है, यदि 1 किलोग्राम, परिभाषा लिख रहा हूं यहां पर, यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में, यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड कह दो, वस्तु कह दो, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर सेकंड माइनस 2 का त्वरण उत्पन्न होता है, का त्वरण उत्पन्न होता है, तो पिंड पर लगने वाला बल, पिंड पर लगने वाला बल 1 न्यूटन होता है, पिंड पर लगने वाला बल 1 न्यूटन होगा। तो ये आपके आगे 1 न्यूटन की परिभाषा, या यूं भी कह सकते हैं उल्टा, 1 न्यूटन वह बल है, परिभाषा यूं भी बोल सकते हो, 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम के पिंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या उत्पन्न कर दे, त्वरण। 1 न्यूटन एक ऐसा बल होता है जो 1 किलो के पिंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या उत्पन्न कर देता है, त्वरण। तो परिभाषा चाहे यूं बोल दो कि यदि 1 किलो के पिंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो लगने वाला बल 1 न्यूटन है, या यूं बोल दो कि 1 न्यूटन वह बल होता है जो 1 किलोग्राम के पिंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या उत्पन्न कर दे, त्वरण। अच्छा, अब यहां पर बात आती है, ये जो गति का दूसरा नियम है, ये गति का जो दूसरा नियम है, इससे पहला और तीसरा, गति के जो 3 नियम है, पहला दूसरा तीसरा, तो पहला और तीसरा नियम गति के दूसरे नियम से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसीलिए गति का द्वितीय नियम तीनों गति के नियमों में
आधारभूत नियम कहलाता है। ये क्वेश्चन है अपने आप में। गति के तीनों नियमों में आधारभूत नियम कौन सा कहलाता है? और आधारभूत नियम है नियम नंबर दूसरा, क्योंकि इससे पहला नियम भी प्राप्त कर सकते हैं और इससे तीसरा नियम भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे F बराबर m, F बराबर m। अब बताओ यदि मैं त्वरण को 0 मानूं तो बताओ बल का मान भी क्या होगा? 0। त्वरण 0 का मतलब क्या हुआ? वेग में परिवर्तन की दर क्या है? 0। अर्थात उसका वेग क्या है? नियत। तो यदि वस्तु का वेग नियत है तो बताओ लगने वाले बल का मान क्या होगा? 0। और पहले गति के पहले नियम ने क्या बताया था? मैंने गति के पहले नियम में मैंने ये बताया था कि बल वह साधन है जो वेग में क्या करता है? परिवर्तन। यदि बल नहीं लग रहा है, बल नहीं है, बल 0 है, तो पक्का मानना वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और वेग में परिवर्तन नहीं होगा, त्वरण भी क्या होगा? 0 होगा। जो बताओ दूसरे नियम से पता चल रहा है नहीं चल रहा? दूसरे नियम में a बराबर 0 रखते ही F बराबर 0 आ गया ना। F बराबर 0 आ गया, इसका मतलब यदि किसी वस्तु पर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, इसका मतलब उसका त्वरण क्या है? 0। और त्वरण 0 है तो पक्का है उस पर लगने वाले बल का मान भी क्या है? 0। क्योंकि बल जो है ये वस्तु के वेग में क्या कर देता है? परिवर्तन। लेकिन यदि वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, वेग में परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब त्वरण क्या है? 0। और त्वरण 0 है तो बल भी क्या है? 0। तो पहले नियम को समझा दिया इसने। इस गति के दूसरे नियम से जो बात आई उसने पहले नियम को समझा दिया। ऐसे आगे देखेंगे कि तीसरे नियम को भी समझा देता है। और गति का ये जो दूसरा नियम है ये पहले और तीसरे नियम दोनों को समझाता है। इसीलिए गति का दूसरा नियम तीनों नियमों में आधारभूत नियम कहलाता है। तो यहां पर अगली बात लिख रहा हूं, गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से प्रथम एवं तृतीय नियम, गति के द्वितीय नियम से गति के द्वितीय नियम से गति के, पूरा स्पष्ट लिख दो यहां पर ऐसे है, गति के द्वितीय नियम से गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम एवं गति का प्रथम नियम एवं गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, तृतीय नियम प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है द्वितीय नियम से। गति के द्वितीय नियम से गति का प्रथम नियम और गति के तृतीय नियम, गति के तृतीय नियम को प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। अतः द्वितीय नियम को गति का आधारभूत नियम कहते हैं। तो गति के तीनों नियमों में कौन सा गति का आधारभूत नियम है? तो गति का आधारभूत नियम कौन सा है? दूसरा नियम। तो यहां पर मैं लिखा गति के द्वितीय नियम से गति का प्रथम नियम और गति के तृतीय नियम प्राप्त किए जा सकते हैं, और प्राप्त किए जा सकते हैं इसीलिए गति का द्वितीय नियम जो है उसको गति का कौन सा नियम बोलते हैं? आधारभूत नियम, फंडामेंटल लॉ गति का दूसरा नियम ही कहलाता है। अब यहां पर अगली जो बात है, देखो आपने जो गति का द्वितीय नियम पढ़ा जो शुरुआत में दिया, तो गति का द्वितीय नियम क्या था? तो गति का द्वितीय नियम था F बराबर डेल P अपॉन डेल T, यही नियम था। संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है या बराबर होती है, यही नियम था। अब बताओ यदि समयांतराल बराबर है, बल बराबर है, तो संवेग में परिवर्तन भी क्या होगा? बराबर होगा। भाई आप ये बराबर आप यूं कर लो, डेल P बराबर कर लिया मैंने F डेल T, बस गुणा कर लिया। यदि बल समान है, समयांतराल समान है, समान तो संवेग में परिवर्तन भी क्या होगा? समान होगा। और समान समय में समान संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो बल भी क्या होगा? समान होगा। या संवेग में परिवर्तन क्या होगा? समान। मतलब ये दोनों समान है तो ये समान होगा, या ये समान है तो ये दोनों भी क्या होंगे? समान होंगे। और ये जो बात है ये गति के द्वितीय नियम का मार्गदर्शक सिद्धांत कहलाता है। गति के द्वितीय नियम का क्या कहलाता है? मार्गदर्शक सिद्धांत कहलाता है। तो गति के द्वितीय नियम में जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो क्या है? कि समान समय के लिए लगाया गया समान बल, समान समय के लिए, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं समान समय के लिए लगाया गया समान बल, इसको समान मान लो। जब ये दोनों समान है तो ये भी क्या आएगा? समान आएगा। उसी भाषा में लिख रहा हूं, समान समय के लिए लगाया गया समान बल
समान बल कॉमा समान संवेग में परिवर्तन उत्पन्न करेगा। समान संवेग में परिवर्तन, लगाया गया बल समान संवेग में परिवर्तन उत्पन्न करता है। इसे द्वितीय नियम का मार्गदर्शक सिद्धांत कहते हैं। इसे गति के द्वितीय नियम का मार्गदर्शक सिद्धांत कहा जाता है। मार्गदर्शक सिद्धांत कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो समान समय के लिए यदि लगाया गया, समय समान है, समान समय के लिए लगाया गया बल भी समान है, ये समान है, तो समान संवेग में परिवर्तन उत्पन्न होता है और इसे गति के द्वितीय नियम का कौन सा सिद्धांत बोलते हैं? मार्गदर्शक सिद्धांत। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात यहां पर ये आती है कि ये जो गति के द्वितीय नियम है, इस पर आधारित आखिरकार घटनाएं क्या क्या है। उससे पहले कि मैं द्वितीय नियम से संबंधित घटनाएं, उदाहरण, एग्जाम्पल्स में लूं, उससे पहले एक छोटी सी बात आपको मैं और बता रहा हूं और उसका नाम है आवेग। आवेग, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंपल्स। कई हो जाते हैं पिंपल्स। पिंपल्स नहीं है, पिंपल्स हो गए, इसका नाम है इंपल्स। आवेग है ये। आवेग क्या है? आपने कई बार देखा होगा कि जब अपन खड़े हैं और कोई यार दोस्त पीछे से आके और अपने हाथ से जोर से यहां से दबाता है, एक बार यो, भले ही दबाता कम समय के लिए, आते जोर से दबाया यो, और क्या हाल है, पीछे से आके जो दबाया और क्या हाल है, तो एकदम अपने क्या है, दर्शा होता है, अपन कहते हैं हाँ सही है, बढ़िया है। तो एकदम आप या कभी किसी से हाथ मिलाया, तो कई बार यार दोस्त क्या मजाक के तौर जब हम हाथ मिलाते हैं ना, तो हाथ मिलाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जोर से हाथ पर यो, और क्या हाल है, यो जोर से भींचते हैं हाथ को, और क्या हाल है। अब वो भले ही थोड़ी देर तक भींचते हैं, लेकिन वो शुरुआत में ताकत से लगाते थे, एकदम दर्द, हाँ सही है, तू छोड़ हाथ को, छोड़, दर्द हो रहा है, सही है। तो ये जो होता है ना कि भले ही अल्प समय के लिए, समय भले ही कम हो, लेकिन यदि बल का प्रभाव ज्यादा है, अल्प समय के लिए बल का मान ज्यादा है, बस उसी का नाम आवेग है। आवेग जो बल होते हैं वो बल होते हैं आवेगीय बल। ये वो बल होते हैं जो कम समय अंतराल के लिए लगते हैं, लेकिन इनका परिमाण, इनकी जो वैल्यू, इनका जो मान है वो हमेशा ज्यादा होता है। तो यहां पर पहली बात मैं लिख रहा हूं, कम समय अंतराल के लिए लगने वाले बड़े परिमाण के, बड़े अधिक बोल दो, बड़े या अधिक परिमाण के बल, बड़े ऑब्लिक अधिक, बड़े या अधिक एक ही बात है, बड़े परिमाण के बल आवेगीय बल कहलाते हैं। आवेगीय बल, इंपल्सिव फोर्स, आवेगीय बल कहलाते हैं। आवेगीय बल कहलाते हैं, इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं, आवेगीय बल कहलाते हैं। और माना किसी वस्तु पर F बल लगा जो हाथ पर है, और डेल्टी समय के लिए लगा वो, तो इनका जो गुणनफल है ना वो आवेग की परिभाषा है। आवेग को I से ही लिखते हैं, इंपल्स। तो यहां पर मैं अगली बात लिख रहा हूं, आवेग I बराबर होता है F गुणा डेल्टी। तो लग रहा है, माना कितने समय तक बल लगा, डेल्टी समय तक, और कितना बल लगा, F, इनका जो गुणनफल है इसी का नाम क्या है, आवेग। तो आवेग की परिभाषा क्या है, ये तो आवेगी बल है। ये आवेगी बल क्या होते हैं, जो कम समय अंतराल के लिए लगते हैं, लेकिन इनका मान क्या होता है, बड़ा। कम समय अंतराल के लिए लगने वाले अधिक या बड़े परिमाण के जो बल होते हैं उनको अपन बोलते हैं आवेगीय बल। और आवेग क्या होता है, आवेग जो एक भौतिक राशि है, आवेग क्या है, एक भौतिक राशि, और आवेग जो एक भौतिक राशि है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो I बराबर फट, फॉर्मूला है इसका I बराबर फट। कई बार परीक्षा आ जाती है, परीक्षा के जैसे परीक्षा आती है, कई कहते हैं गुरुजी मेरा तो परीक्षा के डेट आते मेरे तो दिमाग होता है फट, दिमाग फटता है मेरा तो। परीक्षा जब तक नहीं आया ना, डेट जब तक तो सही है, परीक्षा की डेट आते मेरा तो दिमाग फटता है। तो परीक्षा की डेट आई और जैसे ही आई दिमाग हो गया फट, दिमाग फटने लग जाता है। तो I बराबर फट, याद रह जाएगा, परीक्षा की डेट आई और आते ही दिमाग में हुआ फटाका, फट। तो आवेग का सूत्र था I बराबर F गुणा डेल्टी। इसलिए आवेग की परिभाषा भी है, बल और बल जितने समय के लिए लग रहा है उस समयावधि के गुणनफल को, बल एवं समयावधि, समय की अवधि तेरा नाम समयावधि, बल और समयावधि के गुणनफल को,
बल और समय अवधि के गुणनफल को क्या बोलते हैं? आवेग कहते हैं। ये आवेग की परिभाषा है। तो बल और समय अवधि के गुणनफल को आवेग कहते हैं। अच्छा, और जैसे ही बल जो है उसमें यदि अपन ने समय का गुणा कर लिया तो बल का बड़ा प्रभाव आने लग गया, और ये जो बल का प्रभाव है उसी को अपन आवेग कह रहे हैं। तो आवेग बल के समग्र प्रभाव को भी बोलते हैं। तो आवेग का मतलब ये भी होता है बोलचाल में, बल के समग्र प्रभाव, बल के समग्र प्रभाव को दर्शाता है। क्योंकि बल के साथ साथ आपने समय और ले लिया, तो बल के समग्र प्रभाव को दर्शाता है, संपूर्ण प्रभाव को दर्शाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आवेग जो है ये एक सदिश राशि है। आवेग की दिशा बल की दिशा में होती है। तो अगली बात मैं यहां पर लिखूं, उसके लिए थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं जगह कर रहा हूं, क्योंकि बिना जगह करे लिखूंगा आखिरकार कहां पर, तो जगह करना आवश्यक है। और जगह के लिए यहां पर आगे बात है कि आवेग सदिश राशि है। तो आवेग जो है ये कैसी राशि है बच्चों? सदिश राशि है। और सदिश राशि है, और आवेग की कोई पूछे कि इसकी दिशा क्या होती है, तो आवेग की दिशा होती है बल की दिशा में। तो आवेग की दिशा बल की दिशा में होती है। अब कोई कहे कि गुरुजी आवेग का मात्रक भी निकाल लो, जब इतनी बात आ गई तो इसका मात्रक देखो क्या है। आवेग का मात्रक होता है F गुना डेल टी। आवेग का फॉर्मूला क्या है? I बराबर F गुना डेल टी। आवेग का सिंबल I बराबर F गुना डेल टी। तो मात्रक निकाल लोगे आराम से। तो मात्रक निकाल लेंगे। बताओ बल का मात्रक क्या होता है? बोलो, बल का मात्रक क्या होता है? बल वाले वीडियो के अंदर मैंने बल की मात्रक समझा रखे हैं सभी। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। समय का सेकंड, तो न्यूटन गुना सेकंड। और बताइए न्यूटन का मतलब क्या होता है? न्यूटन वैज्ञानिक का नाम तो है ही, लेकिन वैसे न्यूटन का मतलब क्या होता है? न्यूटन किस पूरे मात्रकों में पूरे किस रूप को न्यूटन कहा गया? तो न्यूटन का मतलब होता है मात्रकों में किलोग्राम गुणा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। इस पूरे को न्यूटन बोलते हैं। और गुणा सेकंड, और यहां से बताओ सेकंड से सेकंड कट गया तो ये हो जाएगा किलोग्राम गुणा मीटर बटे सेकंड। चाहो तो ये लिख सकते हो किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। तो इसके दोनों मात्रक सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। और न्यूटन का मतलब ये होता है, थोड़ा सा मैं बता दूं, वैसे बल वाले वीडियो में बता रखा है। F बराबर क्या होता है? फॉर्मूला M है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक जानते हो मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। और इस पूरे का नाम ही न्यूटन है। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने गति के तीनों नियमों में बली बल को समझाया है। इसलिए न्यूटन तेरा सम्मान किया गया कि जब भी बल पड़ा जाएगा न्यूटन तेरा नाम लिया जाएगा। तो न्यूटन जो है उसका बल के मात्रक में सम्मान किया गया। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, F बराबर M सूत्र होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। इस पूरे का नाम क्या है? न्यूटन। तो याद रखें, कभी भी न्यूटन का मतलब क्या होता है? कोई कहे न्यूटन ये होता है किलोग्राम गुणा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। और ये न्यूटन का मतलब ये दिया सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल, और ये आपके हो गया। तो आवेग के दोनों मात्रक होते हैं, न्यूटन गुणा सेकंड भी होता है और एक होता है किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। अब यहां पर बात ये आती है गुरुजी, ये जो आवेग है इसी में एक टॉपिक आता है, वो है आवेग संवेग प्रमेय। इसी में एक टॉपिक आता है, उसका नाम है आवेग संवेग प्रमेय, जो आपके न्यूमेरिकल्स के लिए काम किया है। तो उसमें कैसे होता है तो देखो आप यहां पर आगे मैं हेडिंग डाल रहा हूं, आवेग संवेग प्रमेय। आवेग संवेग प्रमेय क्या होती है? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। आवेग संवेग प्रमेय, प्रमेय का मतलब थ्योरम। अच्छा, आवेग को इंपल्स, संवेग को मोमेंटम, प्रमेय को थ्योरम। तो आवेग संवेग प्रमेय होती क्या है? देखो क्या होती है आवेग संवेग प्रमेय। चूंकि गति का बताओ दूसरा नियम क्या था? गति के द्वितीय नियम से अभी निकल ये है कि आवेग संवेग प्रमेय, बस लगाना आना चाहिए। लगाने की देर है, निकलने की देर नहीं है। गति का द्वितीय नियम बोलो। F बराबर क्या होता है? आप कहोगे गुरुजी डेल पे अपॉन डेल टी। जरा खींचना रहे, अरे खींचना भाई, वज्र गुणा करना रहे, इसको पकड़ के खींचना। आप कहोगे गुरुजी खूब खींचा है, खूब खींचा है वज्र गुणा तो जैसे ही खींचूंगा F गुणा डेल टी बराबर क्या हो गया? डेल पी। और याद करो अभी बताया था F गुणा डेल टी, ये भूल गए रहे। अरे अभी बताया नहीं था कि आवेग का सूत्र, आवेग का सूत्र I बराबर ये नहीं बताया था कि F गुणा डेल टी बल गुणा समय अवधि। तो बताओ ये I एक नहीं है, इसको मैं I लिख दूं पूरे को, और I बराबर डेल पी। बस 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 निकल गया, और ये आ गया आवेग संवेग प्रमेय जो है इसका प्रारूप आ गया। इसी को आवेग संवेग प्रमेय बोलते हैं कि आवेग जो होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग जो होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, इसी को बोलते हैं आवेग संवेग प्रमेय।
तो यहां पर मैं लिख दूं आवेग का मान कॉमा संवेग में आवेग का मान कॉमा संवेग में परिवर्तन के तुल्य होता है। तुल्य का मतलब बराबर होता है, तुल्य होता है। इसी को बोलते हैं आवेग संवेग प्रमेय। इसी का नाम क्या है? आवेग संवेग प्रमेय। अब दो बातें ध्यान रख लेना, यहां पर गलती करोगे परीक्षा में। इसलिए क्या है कि देखो ना, चीज को देखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ढंग से देखो। या तो देखो ही मत, और देखो न तो ढंग से देखो। बच्चे क्या है कि निगाहों को फेरते हैं, बस देख लिए चल। निगाहों को थामना सीखे, रोकना सीखे निगाहों के एक जगह। अब यहां पर क्या कहोगे गुरुजी, क्या निगाहों को रोके? जरा देखो, संवेग में परिवर्तन, परीक्षा में क्वेश्चन आता है संवेग में परिवर्तन किसके तुल्य होगा? तो संवेग में परिवर्तन मतलब डेल, संवेग में परिवर्तन बताओ किसके तुल्य होता है? आवेग के। लेकिन संवेग में परिवर्तन की दर किसके तुल्य होगा? तो संवेग में परिवर्तन की दर का समय भाग किसके? बल के। तो याद रखना, संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होगा? बल के बराबर। लेकिन संवेग में परिवर्तन की दर है वो किसके बराबर होगी? बल के बराबर। संवेग में परिवर्तन दर बल के बराबर, लेकिन संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होगा? आवेग के बराबर। तो संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, और संवेग में परिवर्तन दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर। दर बोले ना, संवेग में परिवर्तन की दर तब तो बल के बराबर होता है, लेकिन संवेग में सिंपल परिवर्तन क्या होगा? आवेग। अब जिन न्यूमेरिकल्स में आपको कभी भी संवेग में परिवर्तन यदि आप निकाल सकते हो, या संवेग में परिवर्तन आपने निकाल लिया, तो आपको आवेग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संवेग में परिवर्तन ही क्या होता है? आवेग होता है। या जिन न्यूमेरिकल्स में आपको आवेग की जरूरत पड़ रही है और वहां संवेग में परिवर्तन दे रखा है, तो संवेग में जो परिवर्तन दे रखा है वही क्या होगा? आवेग होगा। और क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि आवेग संवेग प्रमेय के अनुसार होता है, तो आवेग संवेग प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होती है। तो ये यहां पर एक टॉपिक था जिसका क्या नाम था? आवेग। अच्छा, अब यहां पर बात आती है कि ये जो गति के हरा है, ये जो गति के द्वितीय नियम और आवेग की बात करी, तो आखिरकार कौन से ऐसे दैनिक जीवन में उदाहरण है जो गति के द्वितीय नियम या आवेग, क्योंकि आवेग में भी गति का द्वितीय नियम ही आया है, तो गति के द्वितीय नियम या आवेग से संबंधित बातों को कौन से ऐसे एग्जाम्पल से जो लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जरा देखो, आपको मैं समझाने के लिए हल्का सा हिंट दे रहा हूं। देखो क्या होता है, F बराबर होता है डेल पी अपॉन डेल टी। ये गति का दूसरा नियम था। क्लियर? अच्छा, यहां से पता चल रहा है यदि समय ज्यादा है तो बल क्या लगेगा? कम। और यदि समय कम है तो बताओ बल क्या लगेगा? ज्यादा। यही पता चल रहा है। और मैंने इसी को जब बजगुणा करा था, तो बताओ अभी के बजगुणा करने पर क्या आया था? F गुणा डेल टी बराबर क्या आया था? डेल पी। इसी को मैंने क्या बोला था? आवेग बोला था। क्या बोला था? आवेग। तो गति के द्वितीय नियम और आवेग जो है उससे एक जैसी बात आ रही है, और एक जैसे इसके एग्जांपल्स यहां पर देखिएगा क्या है, जरा ध्यान दो। एग्जांपल, गति के द्वितीय नियम से संबंधित कौन कौन से ऐसे उदाहरण है, और देखो यहां पर F बराबर होता है डेल पे अपॉन डेल टी। समय ज्यादा बल कम, ऊपर नीचे चल रहा है, समय कम बल ज्यादा। क्रिकेट के मैच में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। जो ट्रेंड खिलाड़ी होते हैं ना, ट्रेंड खिलाड़ी, वो जो ट्रेंड खिलाड़ी होते हैं वो कैच को एक बड़े तरीके से लेते हैं। जैसे कैच आया, अब कैच आया तो वो कैच को देख के अपने हाथों की ग्रिप तो बना लेंगे जैसे यहीं से गेंद को, लेकिन यहां जैसे ग्रिप बना ली, लेकिन यहां जाके यहां पकड़ेंगे उसको, तो यहीं नहीं पकड़ते, यो पीछे यहां पकड़ते हैं। तो अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं? कैच होता है यहां पकड़ते हैं। और वो नौसिखिया खिलाड़ी है ना, कोई नया, वो पहले से पकड़ लेगा। अब पकड़ लेगा तो एक गुरुजी आंगली टूट गई भाई, जोर की लगी, आंगली टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, ये हो गया काम। और जो ट्रेंड खिलाड़ी होते हैं ना, कैच को बड़े तरीके से लेते हैं। कैच के लिए ग्रिप तो बना लेंगे हाथों की ग्रिप, लेकिन हाथों के पीछे खींचते 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 यहां पकड़ेंगे। तो अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं? या वो कैच चाहते हैं लेकिन कैच को इतनी दूर क्यों पकड़ते हैं? उसका कारण यही है कि समय बढ़ गया, गेंद को आने में समय यदि बढ़ गया तो हाथों पर लगने वाला बल भी घट गया। यदि वो जल्दी से कैच को पकड़ लेंगे तो गेंद को आने में समय कम ही लगा, खटाते से हाथ में आ गई, और समय कम लगा तो बल क्या लगेगा? ज्यादा। हाथों में दर्द होगा, टूटेगी, हाथों में चोट लगेगी। और यदि समय बढ़ा दिया, गेंद को, कैच को लेट लिया, गेंद जो है उसको देरी से कैच लिया, उसका लेट पकड़ा, तो समय बढ़ गया और बल का मान क्या हुआ? कम। तो पहली बात, क्रिकेट के मैच में खिलाड़ी कैच लेते समय
कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं एवं कैच पकड़ते हैं। अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हुए कैच पकड़ते हैं। यहां जाके पकड़ेंगे ताकि समय बढ़े, और हिंट लिख देता हूं, समय बढ़े तो बल का मान घटे, हाथों पर कम बल लगे। ऐसे ही आप कहोगे गुरुजी एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल और बताइए कैसा होता है। जैसे देखो, ये समान ऊंचाई से आप कूद रहे हो, यहां पर है माना मिट्टी, इस जगह मिट्टी है, और यहां पर है आपकी फर्श बनी हुई है बिल्कुल सीमेंट की, ये सीमेंट की फर्श है और ये मिट्टी है, और यहां से भी कूद रहे हो और यहां से भी कूद रहे हो। बताओ ऊंचाई समान है, बताओ ज्यादा चोट कहां लगेगी? वैसे देखा भी होगा या कूद के देख लेना भाई, प्रयोग है करके देख लो। अब जैसे ही आप कूदोगे तो मिट्टी में तो थोड़ा सा धंस जाओगे, मिट्टी है मुलायम से होती है, थोड़े धसोगे तो आपको रुकने में समय थोड़ा ज्यादा, समय ज्यादा तो बल क्या लगेगा? कम। तो पैरों पर जो रिएक्शन फोर्स है वो थोड़ा कम लगेगा, ज्यादा प्रतिक्रिया के कारण आपके पैरों पर ज्यादा चोट नहीं आएगी। लेकिन फर्श पर जैसे ही कूदोगे ना, तो फर्श तो एकदम दृढ़ है, और दृढ़ है तो एकदम क्रिया, तो फर्श भी आपने फर्श पर करी क्रिया, तो फर्श भी ले करेगी लय, तू भी ले ऊपर प्रतिक्रिया। आप कहोगे गुरुजी बहुत जोर की लगी रहे, ये बहुत जोर की लगी, बहुत जोर की इसीलिए लगी क्योंकि यहाँ पर एकदम क्रिया की प्रतिक्रिया, समय कम और समय कम, खड़ा देख से काम हुआ। यहाँ पर क्या है, थोड़े धसे तो समय बढ़ा, यहाँ पर समय कम तो बल ज्यादा। तो यहाँ पर अगला जो उदाहरण है वो क्या हुआ कि समान ऊंचाई से मिट्टी और फर्श दोनों पर कूद रहे हैं, ऊंचाई समान है, मिट्टी और फर्श दोनों पर कूद रहे हैं, ऊंचाई समान है, लेकिन फर्श पर ज्यादा चोट पहुंचती है। तो यहां पर लिख रहा हूं समान चाई का मतलब ऊंचाई, समान ऊंचाई से मिट्टी एवं फर्श पर कूदने पर फर्श से अधिक चोट पहुंचती है, फर्श से अधिक अधिक चोटिल होते हैं। तो फर्श से अधिक चोटिल क्यों हुई? क्योंकि समय कम और समय कम तो बल ज्यादा। फर्श के लिए लिख देता हूं हल्का सा ध्यान रहे, समय कम और समय कम तो बल ज्यादा। आप कहोगे गुरुजी और कौन कौन से इसके उदाहरण है? और जो उदाहरण जो है आपके आवेग और गति के द्वितीय नियम से संबंधित और एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में इसमें कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं? तो एग्जाम्पल नंबर 3, ये कराटेबाज है और इसका एक कराटा है, कराटा उठ गया हाथ, और ये सिल्लिया है, सिल्लिया, और आपने देखा होगा इस सिल्लियों को जब तोड़ता है तो अपने हाथों को यूं लेके आता है तेजी से। तो कराटेबाज क्या करता है, सिल्लियों को तोड़ने के लिए अपने हाथों को झटके से लेके आता है खड़ाक, और जैसे ही जो लाता है सिल्लियां टूट जाती है। क्यों? झटके से लाते क्या होगा, समय कम, और समय कम तो बल क्या होगा, ज्यादा। एकदम झटका, समय कम और समय कम तो बल ज्यादा। तो कराटेबाज जब लड़ता है जब भी तो ऐसे खट खट खट, तो समय कम तो बल ज्यादा, ऐसा लगता है जोर का, तो समय कम बल ज्यादा। और यदि अपने हाथ को धीरे धीरे लाए तो ऐसे हो, ये सिल्लियों पर, ये सिल्लियां हैं, टाइल्स है, और उन पर हाथ को धीरे धीरे लाए तो क्या सिल्लियां टूटेगी? क्या नहीं टूटे, कोई आरी थोड़ी है इसका हाथ, इसका हाथ कोई आरी है जो काट देगा, तोड़ देगा। ये तो झटके से सिल्लियों कैसे तोड़ता है, टाइल्स को, सिल्लियों को यो लेके आता है ढक, क्योंकि समय कम तो बल ज्यादा। तो यहाँ पर अगली जो बात है उदाहरण की, यहां पर मैं बात लिख रहा हूं, कराटेबाज सिल्लियों को झटके से तोड़ देता है, उसके लिए हाथ को तेजी से सिल्लियों पर लाता है, क्यों? क्योंकि समय कम और समय कम तो बल ज्यादा। ऐसे नंबर 4, ऐसे अपन किक मारना या गेंद पर ठोकर मारना। अब बताओ, गेंद पर ठोकर मारते हैं या किसी के किक मारते हैं, गेंद की, एक फुटबॉल गेंद है, टक, ये करता टक, तो क्या हुआ, समय कम और समय कम तो बल ज्यादा। और पैर को धीरे धीरे लाओगे तो ये नहीं लाओगे झटके से, नहीं तो धीरे से लाओ पैर को यूं, और धीरे से लाओगे तो गेंद जाएगी क्या दूर? गेंद तो कब दूर जाएगी, जब ऐसे आएंगे मारेंगे ऐसे टक,
तो एकदम समय कम और समय कम तो बल ज्यादा। तो किक मारना, गेंद पर ठोकर मारना, इनमें समय कम और समय कम तो बल क्या होता है, ज्यादा। ऐसे ही किसी कील को, जैसे कोई कील है, ये कोई कील है, इस कील को मुझको ठोकना है यहाँ दीवार में, इस कील को ठोकना है, तो हथौड़ा लेके आऊंगा। अब हथौड़ा लेके आऊंगा, इस कील को ठोकना, क्या करूंगा, हथौड़े को धीरे धीरे लाऊंगा, क्या ऐसे लेके आऊंगा क्या भाई, ऐसे लेके आऊंगा, हथौड़े को एकदम लेके आऊंगा यहाँ ठक, और जैसे ही लाऊंगा यहाँ ठक, कील चल जाएगी और ठक ठोक दे। और हथौड़े को धीरे धीरे लेके आऊंगा तो क्या कील अंदर जाएगी, क्या नहीं जाएगी, लेकिन जैसे मैं लाऊंगा नहीं और ठक, ये गई, देखो अंदर गई। तो यहां पर क्या हुआ, अगला एग्जाम्पल क्या हुआ, कील को ठोकने, कील को दीवार में गाड़ने के लिए, गाड़ने या ठोकने, ऑब्लिक करके लिख रहा हूं, कुछ ही बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो, कील को दीवार में गाड़ने या ठोकने के लिए हथौड़े को तेजी से लाया जाता है, हथौड़े को तेजी से कील पर मारा या प्रहार किया जाता है, कील पर मारा या प्रहार किया जाता है, तो ये भी इसकी एक घटना है। उसका कारण क्या है, इनकी दो, समय कम और समय कम तो बल ज्यादा। ये ना देखो, समय कम, समय तो था ये, समय कम तो बल ज्यादा। अच्छा, आप कहोगे गुरुजी और एग्जांपल्स क्या है, और एग्जांपल्स की यदि अपन बात करें कि ऐसे कैसे एग्जांपल्स हैं जो इससे संबंधित है, तो गति का अपना द्वितीय नियम ये चल रहा है, और इसमें और उदाहरणों की यदि अपन बात करते हैं तो इसमें उदाहरणों में बात है, जो भी है पांचवा छठा है नंबर, जो भी है छठा, मान लो छठा एग्जांपल चल रहा है, पांचवा चल रहा है। जैसे मुक्केबाज, ये मुक्केबाज है, ये मुक्का उठा तगड़ा, और एक मुक्केबाज ये रहा, मुक्का इसका तगड़ा उठा तो इसका भी है, लेकिन इसका तो जोर का ही उठ गया भाई, एक जोर का मुक्का उठा भाई, तगड़ा मुक्का उठा, इसका उठा है थोड़ा सा कम उठा है, इसका तगड़ा उठा, तो इसको पता है कि ये तो मुक्का मेरे लगेगा, इसका उठ गया, तगड़ा मुक्का उठा है इसका, तो ये क्या करेगा, क्योंकि इसको पता है मुक्का तो आना है, तो उठा है तगड़ा। अब ये मुक्का जरा जोर का उठ गया, एकदम उठ ही गया इसका, तो ये मुक्का जब इस पर आएगा तो क्या करेगा, ये अपने चेहरे को पीछे की ओर खींच लेगा। जैसे मुक्का मार रहा है, नहीं हो तो इसका मुक्का आ रहा है, ये रहा, ये हाथ इसका मुक्का मारने, और मारेगा ये मैं हूं, ये वाला मैं हूं, और इसका मुक्का ये रहा मेरा हाथ। तो ये मुक्का जैसे ही, ये वाला मुक्का जैसे आएगा, मैं यहां हूं, तो मैं मेरे चेहरे को यूं खींच लूंगा पीछे की ओर। पीछे की ओर खींचने से क्या होगा, पीछे की ओर खींचने से समय बढ़ गया, और समय बढ़ गया तो बल क्या लगेगा, कम। तो इसका मुक्के का प्रभाव तो होगा इस पर, लेकिन कम होगा। तो यूं आएगा तो अपने चेहरे को ये क्या करेगा, पीछे की ओर खींच लेता है, उससे क्या है, मुक्के को आने में समय बढ़ जाए, बल का मान कम होगा। और चला के अपने चेहरे को इधर यूं कर ले, तो ये मुक्का आ रहा है, चला के यूं ही और कर दे, मुक्का भी आ रहा है यूं कर दे, तो फिर तो समय कम और बल ज्यादा, तगड़ा भचड़ा लगे। तो चला के अपने और मुक्को यूं कर दे, किधर मुक्का आ रहा ले, मैं देख ले, तो तगड़ा लगेगा। तो मुक्के का प्रभाव कम करने के लिए, तगड़ा नहीं लगे, कम करने के लिए अपने चेहरे को ये क्या करता है, खींच लेता है। तो अगला एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, मुक्केबाज द्वारा विरोधी मुक्केबाज, विरोधी का मतलब ये प्रतिद्वंदी तो है इसका, विरोधी मुक्केबाज द्वारा विरोधी मुक्केबाज के मुक्के के प्रभाव को कम करने के लिए, विरोधी मुक्केबाज के मुक्के के प्रभाव को, विरोधी मुक्केबाज है, इसके मुक्का है ये, तो विरोधी मुक्केबाज के मुक्के के प्रभाव को कम करने के लिए, अपने चेहरे को पीछे की ओर खींचना, तो पीछे की ओर खींचने से क्या होगा, समय ज्यादा, ब्रैकेट में लिख देता हूं, ब्रैकेट में क्या है, समय ज्यादा, और पीछे की ओर जब खींचेगा मुक्के को आने में थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा, और समय ज्यादा तो बताओ बल का मान क्या लगेगा, कम। समय ज्यादा, बल का मान कम। और एग्जांपल की बात करें, आपने देखा होगा जब कोई चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं या कांच होते हैं, कांच या चीनी मिट्टी के बर्तनों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, तो जिन कार्टून्स में ले जाते हैं उसमें कागज या घास फूस भर देते हैं। एक कागज और घास फूस क्यों भरते हैं, क्योंकि जब भी एकदम झटका लगेगा, गाड़ी चल रही झटका लगेगा, तो झटके का प्रभाव सीधा कांच या चीनी मिट्टी के जो बर्तन है उन तक नहीं पहुंचे, वो प्रभाव किस पर पहुंचे, पहले जो आसपास में क्या है आपके
घास फूस है उन पर प्रभाव पहुंचे, और उनका प्रभाव फिर धीरे 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 कम होता 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 बल का प्रभाव लास्ट तक चीनी मिट्टी या कांच के बर्तन तक पहुंचता है, और उसको ज्यादा प्रभाव नहीं होता है बल का, इसलिए वो टूटते नहीं है वो। तो अगली बात यहां पर यही है कि कांच या चीनी मिट्टी के बर्तनों को बॉक्स में ले जाने वाले बर्तनों को ले जाने वाले बॉक्स में कागज या आपके घास फूस लगाकर रखते हैं, कागज या घास फूस लगा के रखते हैं। तो कांच या चीनी मिट्टी के बर्तनों को ले जाने वाले बॉक्स में कागज या घास फूस लगाकर इनको रखते हैं, कागज या घास फूस लगाकर इनको रखते हैं, इनको रखते हैं, ये आपके चीनी मिट्टी के बर्तनों को। तो कांच या चीनी मिट्टी के बर्तनों को ले जाने वाले बॉक्स में कागज या घास फूस लगाकर इनको रखते हैं, ताकि कभी भी जो बल का प्रभाव आए, बल का प्रभाव सीधा चीनी मिट्टी या कांच के बर्तनों पर नहीं पड़े, वो प्रभाव पहले कागज या घास फूस पर पड़े, और लास्ट तक जब समय बढ़ता हुआ बल का प्रभाव पहुंचेगा, तो समय बढ़ता हुआ जब बल का प्रभाव पहुंचेगा तो बल का मान क्या होगा? कम। तो हिंट लिख दूं, क्योंकि कांच के बर्तनों तक पहुंचने में बल का प्रभाव बहुत ज्यादा समय तक हो जाता है, समय बढ़ जाता है पहुंचते समय ज्यादा, तो बल का मान क्या होगा? कम। तो ये सब आपके इसके उदाहरण थे। अच्छा, अब बात यहां पर ये आती है गुरुजी कि आखिरकार ये जो दूसरा नियम है, इस दूसरे नियम के हमने एग्जांपल्स देखे, आवेग की बात भी हमने पढ़ी है। अब यहां पर न्यूमेरिकल्स जो है वो किस प्रकार के आते हैं, तो यहां पर आंकिक प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं, तो आंकिक प्रश्न में जरा देखिएगा कि आंकिक प्रश्न में कैसे सवाल यहां पर आते हैं। और यहां पर क्वेश्चन क्या है, एक 5 किलोग्राम, क्वेश्चन है एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक बल, 2 सेकंड के लिए एक बल कार्यरत है, 2 सेकंड के लिए एक बल कार्यरत है, यदि वस्तु का वेग हो जाता है तो वस्तु पर आरोपित बल क्या होगा? वस्तु पर आरोपित बल, अप्लाई फोर्स, आरोपित बल क्या होगा? ये क्वेश्चन है। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल, एक फिक्स बल है, 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत है। यदि वस्तु का वेग 3 मीटर पर सेकंड इनवर्स से 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो वस्तु पर आरोपित बल क्या होगा? ये क्वेश्चन है। अब देखो, क्वेश्चन में द्रव्यमान दे रखा है 5 किलो, m बराबर क्या दे रखा है? 5 किलो। द्रव्यमान का मतलब है 2 सेकंड समय दे रखा है, 2 सेकंड, ये लिख दिया 2 सेकंड। सेकंड को ऐसे लिखते हैं, लेकिन समझने के लिए ऐसे कर दिया। अच्छा, वेग पहले 3 था, बाद में 5 हो गया। शुरुआती वेग u बराबर 3 और बाद में अंतिम वेग कितना हो गया? 5। क्या पूछा है आपसे? बल पूछा है, यही पूछा ना, आरोपित बल। आपको जो भी न्यूमेरिकल में जो भी सिंबल थे, जो भी बात कहे उनको सिंबल्स में लिखो, जो भी बात कहे उनको सिंबल में लिखो, भौतिक राशि हो। द्रव्यमान को अपन ने m लिख दिया, समय 2 सेकंड के लिए लग रहा है, वेग हो रहा है वस्तु का 3 से 5, शुरुआती वेग 3, u बराबर शुरुआती वेग को 3 ही बोलते हैं, 3 मीटर सेकंड इनवर्स, और बाद का वेग 5 मीटर सेकंड, और बल पूछा है, आरोपित बल का मान क्या होगा? अब देखो आप, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं राइट डाउन कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। क्वेश्चन आपके पास ये है और आपने देख लिया, मैंने इसके डाटाज भी लिख ली। अब देखो यहाँ पर बात ये आती है गुरुजी, अब बताओ एफ निकालना है और ये सब चीजें, तो आपके पास एफ बराबर 2 सूत्र है, या तो होता है डेल पी अपॉन डेल टी, हमेशा याद रखो एफ के 2 सूत्र, या एक एफ का सूत्र होता है एफ बराबर मा, दोनों से वही बात निकलती है, कैसे भी लगा दो। यहाँ पर ये देखो एफ बराबर एम, और ये होता है त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, खोले तो एम, वेग में परिवर्तन अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, तो समय कितना है? डेल टी। बस यहाँ पर मान जमा दो, तो टाइम इंटरवल सूत्र में डेल आता है, इसलिए चाहो तो डेल टी लगा दो। यहाँ पर सिंपल टी भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर टी लिख देना। बताओ इसमें मान जमाए तो बोलो आंसर क्या आया? एम का मान बोलो कितना है? 5 किलो, ये लिख दिया 5। फी बोलो कितना है? 5, ये लिख दिया 5, माइनस यू बताओ, यू का मान
v माइनस यू, यू कितना है, यू कितना है 3 और समय अंतराल कितना है बोलो 2। सॉल्व कर लेंगे बस आंसर आ गया। 5 में 3 गए तो 2/2, 2 से 2 कट गया 5। और चीज क्या निकाली है, बल, बल का मात्रक न्यूटन, जो भी निकाले उसी का मात्रक लगा दिया करो, तो ये आपका न्यूटन आ गया। यहाँ पर इसको भी कर सकते हैं, F बराबर डेल अपॉन डेल टी, ऐसे कैसे, P बराबर क्या होता है बोलो mv, m क्या आएगा बोलो भार, और अंदर क्या आएगा डेल v अपॉन डेल टी, ऐसे भी कर सकते हो। वही चीज आगे देख लो कि कई फॉर्मूला देखो यहाँ तक आ गया ना, m ये रहा m, छोटा है लिख दो चाहे बड़ा है लिख दो, एक जैसा है, एक जैसा मान लो। और देख लो फॉर्मूला वही आ गया m डेल v डेल टी, तो डेल v डेल टी, तो आप इससे कर लो चाहे इससे कर लो, तो दोनों सेम फॉर्मूले होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर द्रव्यमान दे रखा था, समय अंतराल दे रखा था कि कितने समय तक लगता है, टाइम की अवधि कितनी है कि वो बल लग रहा है, और आपको ये दे रखा है तो आपको सिंपल ये कर दिया। तो यहाँ पर F बराबर ma, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, और वेग यहाँ पर कितना चेंज हो रहा है v माइनस यू, समय कितना है डेल टी, m v u और t का मान जमा दिया, ये देखो m u v t ये मान जमा दिया, ये आपके आंसर आ गया। तो ये आपके ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करके बताओगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो ये क्वेश्चन क्या है जरा आप समझिएगा कि क्वेश्चन में है क्या। तो एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसको और ब्रेक लगाने पर, और ब्रेक गाने का मतलब लगाने, और ब्रेक लगाने पर 2 सेकंड में रुक जाती है, 2 सेकंड में रुक जाती है। एक कार है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, एकदम ब्रेक लगाए और ढक, और ब्रेक लगाने के बाद में माना 2 सेकंड में रुक जाती है, कोई तगड़े ब्रेक है, माना 2 सेकंड में रुक जाती है। तो ब्रेक लगाने के पश्चात उत्पन्न बल की गणना करो। ब्रेक लगाने के पश्चात कार पर ब्रेक लगाने के पश्चात लगने वाले बल की गणना करो। तो ब्रेक लगाने के पश्चात कार पर लगने वाले बल की गणना करो। ब्रैकेट में कार एवं यात्रियों का द्रव्यमान, ये मरे कार एवं यात्रियों का द्रव्यमान बराबर कितना है 1000 किलोग्राम। ये क्वेश्चन में दे रखा है, कार और यात्रियों का द्रव्यमान कितना है 1000। तो क्वेश्चन क्या है जरा वापस समझ लीजिए। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, समझने लगा क्वेश्चन में बात, ये इसकी शुरुआत में चाल है। अच्छा, ब्रेक लगाने पर 2 सेकंड में समय ये दे रखा है, रुक जाती है, अंतिम वेग 0 हो जाता है। ब्रेक लगने के पश्चात कार में लगने वाले बल की गणना करो। किसकी गणना करनी है, बल की। और कार और यात्रियों का द्रव्यमान कितना दे रखा है, सब मिला के 1000 किलोग्राम। हल्का सा मैं हिंट बता देता हूं, वैसे बताना तो नहीं चाहिए लेकिन हल्का सा हिंट बता देता हूं क्वेश्चन को करने के लिए। वही तरीका जो अभी अपन ने अप्लाई किया था वो का वही तरीका है। सूत्र होता है F बराबर बल के 2 ही सूत्र होते हैं, F बराबर डेल पे अपॉन डेल टी, F बराबर m, कुछ भी ले लो। देखो यहां पर संवेग में परिवर्तन, ये डेल ले लिया, संवेग क्या होता है mv, संवेग का सूत्र क्या होता है mv बटे डेल टी। और बताओ m को मैं भार ले लूंगा तो m आ गया भार, और ये हो जाएगा डेल v अपॉन में डेल टी। ये सूत्र आपका F बराबर ma, जो फॉर्मूला जिस बच्चे को याद है उससे भी वो कर सकता है, F बराबर ma से। कैसे कर देगा F बराबर ma से, ये m रहा, ये m ही तो है, F बराबर m, और a का मतलब क्या होता है त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर। अरे त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो चाहे होता है F बराबर m, फॉर्मूला काम में ले लेना, m ये रहा, a का मतलब डेल v अपॉन डेल टी, या फिर फॉर्मूला ये काम में ले लेना, F बराबर डेल v अपॉन डेल टी, p बराबर होता है mv, और m आ गया बाहर तो डेल v अपॉन डेल टी। अब क्वेश्चन में देखो m दे रखा है, ये रहा m द्रव्यमान, डेल v का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी शुरू में कितनी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन याद रखना क्वेश्चन को एसआई पद्धति में कर रहे हैं, तो एसआई पद्धति में किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना पहले। और बताओ किलोमीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए बताओ 5/18 से क्या कर देना गुणा, तो ये हो जाएगा मीटर बटे सेकंड। ये आपका वेग हो गया। अच्छा, ये एक वेग तो ये दे रखा, एक वेग रुक जाती है तो अंतिम वेग 0, तो शुरुआती वेग तो u बराबर ये हो गया, अंतिम वेग आपका रुक जाती है 0 हो गया, समय अंतराल टाइम का जो इंटरवल है वो ये हो गया, और द्रव्यमान आपके ये हो गया।
तो आपके पास देख लो एम भी है, डेल टी भी है, डेल टी का मतलब समय अंतराल 2 सेकंड, डेल वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। आप पहले शुरुआती वेलोसिटी को 5/18 से गुणा कर लेना, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, और दूसरी वेलोसिटी क्या है 0, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी डेल वी बराबर, आप घटा लेना v माइनस यू, वी कितना है 0, यू कितना है जो भी आएगा ये उसको ये घटा लेना, घटा के यहाँ पे मान जमा देना। उत्तर माइनस में आएंगे चाहे प्लस में आए, उल्टा घटा लोगे तो प्लस में आएंगे और यो घटाओगे तो माइनस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी उत्तर माइनस में भी आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी किसके कारण रुक रही है, घर्षण बल के कारण, अर्थात गति के विपरीत एक बल लग रहा है, उसको दिखाने के लिए किसका सिंबल आ जाता है माइनस का, लेकिन आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई वेग में परिवर्तन, आप चाहे बाद वाले वेग में से पहले वाला वेग घटाओ, चाहे पहले वाले में से बाद वाला, जो पहले वाले में से बाद वाला घटाएगा उसके आंसर में प्लस ही आएगा, क्योंकि उसका ये बड़ा मान है और ये दूसरा मान 0 है, तो इसमें से घटाएगा मान प्लस में आ जाएगा। लेकिन जो बाद वाले में से पहले वाले वेग को घटा के वेग में परिवर्तन निकालेगा उसके आंसर में माइनस आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, परिमाण में कहीं कोई फर्क नहीं आता है। माइनस केवल इस चीज बात को दर्शाता है कि गाड़ी पर कोई न कोई ऋणात्मक बल लग रहा है जो उस गाड़ी को रोक रहा है, जो यहाँ पर घर्षण बल है जिसके कारण गाड़ी रुकती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का मैंने हिंट भी दे दिया आपको, शुरुआती वेग दे रखा है, लास्ट में वेग रुक जाता है, गाड़ी रुक जाती है तो अंतिम वेग 0 है। शुरुआती वेग किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल लेना, उसके बाद में जो भी आए वो आपका यू कहलाता है, ये वी कहलाता है, समय अंतराल डेल टी है और ये द्रव्यमान दे रखा है। सूत्र आपको कोई सा लगा देना, चाहे एफ बराबर एम ए सी, एम ए का मतलब डेल वी अपॉन डेल टी, या एफ बराबर डेल पी अपॉन डेल टी, पी बराबर होता है एम वी अपॉन डेल टी। तो यहाँ पर बताइए इसको अपन बाहर लेंगे तो ये फॉर्मूला आ गया, एम दे रखा है, डेल वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, इसमें से इसको घटा देना चाहे इसमें से इसको घटा देना, कैसे भी घटा लेना, घटाने पर जो आए उसको यहाँ रख देना, समय दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, बस ये मान जमाने आपके उत्तर आ जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको इसका रिप्लाई देना है, इसका सही आंसर क्या है। एक बात आपको मैं और बताऊं, आपने कभी देखा होगा कि जब एथलेटिक्स में या ओलंपिक में या कभी भी जब कोई धावक दौड़ता हुआ आता है तो दौड़ता हुआ आता है तो अपने कदमों को धीरे से नहीं थामता है, वो ये नहीं है दौड़ता हुआ एकदम जोर झटके से रुक गया, वो धीरे धीरे अपनी गति को नियंत्रित करके रोकता है, धीरे धीरे अपनी गति को धीरे धीरे रोकता है। वो धीरे धीरे क्यों रोकता है, क्योंकि समय यदि ज्यादा है तो बताओ उसके द्वारा महसूस किए जाने वाला बल भी क्या होगा, कम होगा। भागता हुआ आ रहा है एकदम रोक गया तो तगड़ा सा महसूस करेगा, एक अनुभव ज्यादा करेगा बल का, एकदम घातक सा, लेकिन धीरे धीरे रुकेगा तो उसके द्वारा महसूस किए जाने वाला बल भी कम होगा, क्योंकि समय बढ़ गया, और समय बढ़ गया तो बल का मान क्या होगा, कम। अगले वीडियो में मैं आपको गति के तीसरे नियम के बारे में बताऊंगा जो भी काफी महत्वपूर्ण है। हमने दोनों वीडियो, गति के पहला वीडियो गति के प्रथम नियम का वो हमने पढ़ लिया, उसके बाद में आज मैंने गति के द्वितीय नियम के बारे में बताया है, जिसकी सभी घटनाओं के बारे में बता दिया। आगे आपसे मुलाकात गति के तीसरा नियम जो है उस वीडियो के माध्यम से होगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।